हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मंथली करंट अफेयर्स में आज हम अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पहला क्वेश्चन है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अरिंदम बागची। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी है, तो वहां पर भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि बने हैं वो बने हैं अरिंदम बागची। और जो न्यूयॉर्क में शाखा है वहां पर जो भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं वो हैं रुचिरा कंबोज। अगर हम अरिंदम बागची की बात करें तो उन्होंने जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लिया है और अरिंदम बागची वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का मतलब है कि वह व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र की बात आई है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 193 इसके सदस्य देश हैं। इसकी जो लैंग्वेज है वो है रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी और स्पेनिश। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो बिशन सिंह बेदी का संबंध क्रिकेट से था और उनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। वह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान भी रहे हैं और भारत के महानतम स्पिनर भी रहे हैं। उनका जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने भारत के लिए 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला है। उन्होंने 67 टेस्ट क्रिकेट खेले हैं भारत के लिए, जिसमें उन्होंने 266 विकेट लिए हैं। फर्स्ट क्लास मैच की बात करें तो उन्होंने 370 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 1560 विकेट लिए थे। बिशन सिंह बेदी ने भारत के लिए 10 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए थे। उनकी एक किताब है जिसका नाम है सरदार ऑफ स्पिन। तो इस किताब को उनकी बेटी नेहा बेदी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 45। तो दोस्तों, अभी हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 को जारी किया गया है और इसमें भारत 67 देशों में 45वें स्थान पर है और इस सूचकांक को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है और यह इंस्टीट्यूट अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। 2022 में भारत 44 देशों में 41वें स्थान पर था। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 के टॉप 5 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर नीदरलैंड, दूसरे पर आइसलैंड, तीसरे पर डेनमार्क, चौथे पर इजराइल और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम अंतिम 5 देशों की बात करें तो थाईलैंड 43वें स्थान पर, 44वें स्थान पर टर्की, 45वें स्थान पर भारत, 46वें स्थान पर फिलीपींस और 47वें स्थान पर अर्जेंटीना है। अगला क्वेश्चन है, UNWTO ने मरला गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, 22 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का जो मडला गांव है उसको शामिल किया है। दोस्तों, ये जो लिस्ट जारी की गई थी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की, तो इस लिस्ट में दुनिया भर के 54 गांव शामिल हैं और इस 54 गांवों में जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का मडला गांव है वो शामिल है। इसके अलावा जो गुजरात का धोर्डो गांव है वो भी शामिल है। तो भारत के 2 गांव शामिल किए गए हैं UNWTO की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को जरूर याद रखिएगा, ये मैड्रिड, स्पेन में है और UNWTO यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। इसमें 156 देश शामिल हैं। भारत 1975 में इसका सदस्य बना था। दोस्तों, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। दोस्तों, गूगल ने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के माध्यम से जो ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी होती है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, उसको रोका जा सकेगा।
गूगल के बारे में बात करें तो इसको स्थापित किया गया था 4 सितंबर 1998 को और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं लैरी पेज, सर्गी ब्रिन। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया, अमेरिका में है और इसके वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचाई। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो उनका नाम है आशुतोष शर्मा। तो भारतीय रेलवे के क्रिकेटर है आशुतोष शर्मा, तो उन्होंने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आशुतोष ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ केवल 11 गेंदों में अर्धशतक लगाया है, जबकि युवराज सिंह ने T20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। तो दोस्तों, सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? अब आशुतोष शर्मा बने हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ई प्रिक्स के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो दोस्तों, 2024 में जो ई प्रिक्स का आयोजन किया जाएगा वो हैदराबाद में किया जाएगा। तो ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण हैदराबाद, तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों, जो 2024 में फॉर्मूला ई प्रिक्स होगी उसके चौथे राउंड का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। जो ई प्रिक्स है उसकी शुरुआत 13 जनवरी को मैक्सिको सिटी में होगी और इसका समापन 20 से 21 जुलाई को लंदन में किया जाएगा। दोस्तों, ये जो ई प्रिक्स आयोजित की जाएगी इसमें जो रेसिंग कार होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक रेसिंग कार होंगी, इसलिए इसे ई प्रिक्स कहा जा रहा है। फरवरी 2023 में भारत में पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान की क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो इसरो का एक मिशन है जिसका नाम है गगनयान, तो उसके क्रू मॉड्यूल को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। क्रू मॉड्यूल का मतलब यह है कि जो गगनयान में अंतरिक्ष यात्री जाएंगे इसी क्रू मॉड्यूल में जाएंगे, तो इसी का परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों, इस क्रू मॉड्यूल को सबसे पहले 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया था, फिर वहां से इसको छोड़ा गया था और फिर ये जो क्रू मॉड्यूल था ये बंगाल की खाड़ी में सुरक्षित गिरा था। तो इस प्रकार की टेस्टिंग की गई है अभी हाल ही में इसरो के द्वारा। और ये जो क्रू मॉड्यूल था ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। दोस्तों, अगर हम गगनयान की बात करें तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, यानी इसमें इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा, यानी अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। इन्हें 400 किलोमीटर की कक्षा में ले जाया जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। इस मिशन को अगले साल के आखिरी तक या साल 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटका में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहां स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका गोंडा में। तो दोस्तों, गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है और यह जो मिशन शक्ति कैफे है ये स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाता है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर अयोध्या बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ऑपरेशन कन्विक्शन भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है और जो पहल कार्यक्रम है
ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा महसा अमीनी को। तो दोस्तों, महसा अमीनी को मरणोपरांत यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार यानी सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महसा अमीनी की बात करें तो वह एक ईरानी महिला थी जिन्हें पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में लिया गया था और पुलिस हिरासत में ही उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान में काफी विरोध हुआ था इस बात का और काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो उन्हें विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत याद रखिएगा 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में प्यूमा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्यूमा के और भी ब्रांड एम्बेसडर हैं जो कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। इसमें विराट कोहली, उसेन बोल्ट और नेमार जूनियर, सुनील छेत्री, मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल और पैराशूटर अवनी लेखरा, ये सभी प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? आंसर हो जाएगा CBI। तो दोस्तों, CBI ने चक्र 2 अभियान के अंतर्गत 5 अलग अलग मामलों में विभिन्न राज्यों के 76 स्थानों पर छापेमारी की है। इस अभियान का उद्देश्य है देश में साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र का खात्मा करना है। बात आई है CBI की, तो इसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। इसका गठन 1963 में हुआ था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके निदेशक हैं प्रवीण सूद और यह भारत सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। शतरंज में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है कार्तिकेयन मुरली। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कार्तिकेयन मुरली ने विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है और वह मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले हरि कृष्णा और विश्वनाथन आनंद ने भी मैग्नस कार्लसन को हराया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो मैग्नस कार्लसन है वो नॉर्वे से संबंध रखते हैं और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं और वो 1 जुलाई 2011 से फिडे विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रघुवर दास। तो रघुवर दास अभी हाल ही में ओडिशा के नए राज्यपाल बने हैं और उन्होंने प्रोफेसर गणेशी लाल का स्थान लिया है। रघुवर दास की बात करें तो वह झारखंड के 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का नया राज्यपाल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस किस राज्य में पाया गया है? तो यह तमिलनाडु में पाया गया है। दोस्तों, भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालजाह में तालाबों में तिलापिया पार्बो वायरस की सूचना मिली है और ये जो तिलापिया पार्बो वायरस है ये मछलियों में पाया गया है। और दोस्तों, इस वायरस के प्रकोप से मछलियों की जो मृत्यु है वो बहुत अधिक तेजी से होती है। तो यह पहली बार है जब भारत में ये तिलापिया पार्बो वायरस पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वी झिंझम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जहां पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है? तो यह बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, केरल के वी झिंझम बंदरगाह पर पहला मालवाहक जहाज पहुंचा है और ये जो जहाज पहुंचा है उसका नाम है जैन हुआ 15 और इस पोर्ट को अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट ऑपरेट करती है। दोस्तों, वी झिंझम पोर्ट की गहराई की बात करें तो 20 मीटर है। अब यहां पर बहुत बड़े बड़े जो मालवाहक जहाज हैं वो पहुंच सकेंगे। तो ये सबसे गहरा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया है भारत का। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को। तो अब भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा और ये हर साल मनाया जाएगा। 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा यह दिवस? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन था वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना था। और इस चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और इसे LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका बजट था 615 करोड़। इसरो के अध्यक्ष याद रखिएगा सोमनाथ हैं और इसके मिशन निदेशक थे मोहन कुमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस ग्लेशियर में पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है? तो सियाचिन ग्लेशियर में। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। पूर्वी काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो यहां पर अभी हाल ही में भारतीय सेना ने मोबाइल टावर स्थापित किया है और इस मोबाइल टावर को स्थापित करने का जो लक्ष्य है वो है इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहां पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ये पूरा लद्दाख का एरिया है और यहां पर स्थित है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। लद्दाख के बारे में बात करें तो राजधानी इसकी लेह है, उपराज्यपाल हैं वी डी मिश्रा और इसे केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। क्वेश्चन है, वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? जूही को बनाया गया है और इस शुभंकर का जो अनावरण है वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। दोस्तों, जो वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है, इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 14 नवंबर तक रांची में किया जाएगा। इसमें चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड और भारत की टीमें हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इरकॉन। तो जो इरकॉन है यह भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बनी है। इरकॉन का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। दोस्तों, इरकॉन की जो मुख्य क्षमता है वो रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण में है। इरकॉन का भारत और अन्य देशों के कई राज्यों में संचालन होता है। इरकॉन की स्थापना 1976 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में चेयरमैन और एमडी हैं योगेश कुमार मिश्रा। इसके अलावा जो राइट लिमिटेड है यह भारत की 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। यानी अब भारत में 16 नवरत्न कंपनी हो गई है। तो इरकॉन जो है ये 15वीं नवरत्न कंपनी है और जो राइट्स लिमिटेड है वो 16वीं नवरत्न कंपनी है। राइट्स लिमिटेड का जो फुल फॉर्म है वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो दोस्तों, जो नीलगिरी तहर है ये हिरण जैसा एक पशु होता है जो कि तमिलनाडु का राजकीय पशु है। तो इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में और इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। और दोस्तों, जो नीलगिरी तहर है इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को। तो दोस्तों, विश्व और ओलंपिक चैंपियन है जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा, तो उन्हें 2023 के दुनिया के बेस्ट एथलीट के खिताब की रेस में शामिल किया गया है। उन्हें 11 एथलीटों के साथ इस प्रतिष्ठित अवार्ड का उम्मीदवार चुना गया है। अब 11 दिसंबर को इसके विजेता की घोषणा की जाएगी। विश्व एथलेटिक्स की बात आई है तो इसका गठन 18 जुलाई 1912 को हुआ था। मुख्यालय मोनाको में है। इसके अध्यक्ष हैं सबस्टियन कोए और एथलेटिक्स जो है वो एथलेटिक्स के खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तमिल लेखक को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को। तो लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है और उनकी एक रचना है जिसका नाम है सूरबामसम, तो उसके लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों, जो सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। दोस्तों, सूरबामसम की बात करें तो यह निर्दोष बच्चे के जीवन पर एक गहरी झलक प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, सिसीडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा इसका तमन्ना भाटिया। तो दोस्तों, जापानी कॉस्मेटिक कंपनी है सिसीडो, तो उसके द्वारा तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह पहली बार है जब सिसीडो ने किसी भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। तो दोस्तों, इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले हैं। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के जेनेवा ऑफिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है और इसका गठन
1997 में किया गया था। इसके 7 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। और दोस्तों बिम्स्टेक में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है और इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के तट के साथ दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग करना। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो यह गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर को गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फास्फेट। दोस्तों इस प्लांट को इफ्को ने स्थापित किया है और इफ्को की जो नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर है उसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है। इस फर्टिलाइजर की 500 ml की एक बोतल 45 किलो यूरिया के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में बना तेज चक्रवात किस देश से टकराया था? आंसर हो जाएगा यमन से। तो अभी अरब सागर में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था तेज, तो यह यमन देश से टकराया था और यमन देश में इसने नुकसान भी पहुंचाया है। दोस्तों इस चक्रवात का जो नामकरण है भारत के द्वारा किया गया है और इस चक्रवात ने यमन के अलावा ओमान के बड़े हिस्से में भी प्रभावित किया है। दोस्तों जब अरब सागर में तेज चक्रवात आया था उसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी एक नया चक्रवात बना था जिसका नाम था हमून, और इस हमून चक्रवात का जो नामकरण है ये ईरान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है शुभमन गिल। तो दोस्तों भारतीय बल्लेबाज हैं शुभमन गिल। तो उन्होंने वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 2000 रन बनाए हैं और उन्होंने साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा है। शुभमन गिल ने 38 पारियों में 2000 रन बनाए हैं जबकि हाशिम अमला में 40 पारियों में 2000 रन बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, IQ ईयर के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आंसर हो जाएगा मुंबई। तो अभी हाल ही में IQ ईयर के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें मुंबई दूसरे स्थान पर है और जो मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये 160 है जो कि सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यह वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर है और सबसे प्रदूषित शहर के रूप में चीन की राजधानी बीजिंग है। दोस्तों पहले स्थान पर बीजिंग है, फिर इसके बाद मुंबई है, फिर कराची, जेरूसलम, सैनयांग, दिल्ली और फिर दुबई है। तो ये हैं IQ ईयर के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर वायु गुणवत्ता के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? आंसर हो जाएगा राजकुमार राव को। तो अभिनेता राजकुमार राव को चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन बनाने का फैसला किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और पंकज त्रिपाठी को भी चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन है, स्काई रूट एरोस्पेस ने हाल ही में किस रॉकेट का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा विक्रम फर्स्ट। तो दोस्तों केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने हैदराबाद में स्काई रूट के विक्रम फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट को लॉन्च किया है, यानी उसका अनावरण किया है। रॉकेट को अगले साल पूर्ण रूप से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इस रॉकेट से 300 किलोग्राम के पेलोड को पृथ्वी से निचली कक्षा में भेजा जा सकेगा। और दोस्तों जो स्काई रूट है यह भारत की एक निजी स्पेस कंपनी है और ये रॉकेट बनाने का काम करती है। इसका पहला रॉकेट 2022 में विक्रम एस आया था और अब इसका दूसरा रॉकेट आया है विक्रम फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल, तो उन्होंने 40 गेंद में शतक बनाया है और यह किसी भी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है। ग्लेन मैक्सवेल ने 44 गेंदों में 106 रन बनाए थे। इसके अलावा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने
वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड पर 309 रन की जीत हासिल की थी, जो कि वर्ल्ड कप के इतिहास की किसी भी टीम की रन के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। तो जो नेशनल गेम्स हैं वो गोवा में आयोजित किए जा रहे हैं। दोस्तों, इनका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अक्टूबर को किया था और इस नेशनल गेम्स में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो एथलीट हैं वो शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, नेशनल गेम्स का जो पहला आयोजन है वो 1924 में अविभाजित पंजाब के लाहौर में किया गया था। 1924 से 1938 तक नेशनल गेम्स को इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1940 में इसका नाम नेशनल गेम्स कर दिया गया था। 2023 के नेशनल गेम्स का जो शुभंकर है वो है मोगा और आदर्श बाग है गेट सेट गोवा। और 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन 2022 में गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलाबू कुदचा सिमहंगल किसकी आत्मकथा है? आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ की। तो दोस्तों, इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, तो उनकी आत्मकथा नीलाबू कुदचा सिमहंगल को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। तो यह जो आत्मकथा है यह एस सोमनाथ से रिलेटेड है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है? आंसर हो जाएगा अमोल मजूमदार। तो जो अमोल मजूमदार हैं वो बीसीसीआई के द्वारा महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं और वो पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बीसीसीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला, सीईओ है हेमांग अमीन, सचिव हैं जयसाय और मुख्य राष्ट्रीय चयनकर्ता है अजीत अगरकर और पुरुषों की टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों, वो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो रॉबर्ट फिको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है और वो चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप का एक देश है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है और कैपिटल इसकी ब्रातिस्लावा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है। यह टेलीस्कोप पानी के अंदर मौजूद घोस्ट पार्टिकल की खोज करेगा और दोस्तों, इस दूरबीन में 24,000 ऑप्टिकल सेंसर लगे हुए हैं। घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। तो दोस्तों, घड़ी बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है राडो, तो उसके द्वारा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। राडो जो है स्विट्जरलैंड की एक मशहूर घड़ी कंपनी है और इसकी जो घड़ी होती है काफ़ी महंगी होती है, लाखों करोड़ों में इसकी कीमत होती है। इस कंपनी की स्थापना 1917 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो दोस्तों, लखनऊ में सीजी सिटी में 23 करोड़ की लागत से सौर संग्रहालय बनेगा और यह संग्रहालय इकाना स्टेडियम के पास बन रहा है। इस सौर संग्रहालय म्यूजियम में रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 111। तो दोस्तों, जो पैरा एशियाई खेल थे 2022 के, इनका आयोजन 2023 में किया गया है और इनका आयोजन चाइना के हांगझाऊ शहर में किया गया है और यह इसका चौथा संस्करण था। इसका आयोजन 22 से 28 अक्टूबर के बीच में किया गया है। सबसे अधिक मेडल चाइना के द्वारा जीते गए हैं 521। शुभंकर कौन रहा है? फेई, मोटो था हार्ट मीट, ड्रीम्स साइन और इन एशियन पैरा गेम्स में 43 देशों ने भाग लिया था। दोस्तों, पैरा एशियन गेम्स की जो शुरुआत है वो 2010 से की गई थी और इस साल की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे पारुल परमार और अमित सरोहा। अगर हम मेडल टैली की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर है 521 मेडल के साथ, दूसरे पर ईरान, तीसरे पर जापान, चौथे पर साउथ कोरिया और 5वें स्थान पर इंडिया रहा है। इंडिया ने 29 गोल्ड और 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा होंग चोंगबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा मणिपुर में। तो दोस्तों, मणिपुर में एक वार्षिक उत्सव है मेरा होंग चोंगबा। तो ये 28 अक्टूबर 2023 को
इम्फाल के कांगला में मनाया गया है। और दोस्तों, पहाड़ी जनजाति और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 111। तो आयरलैंड और जर्मनी के दो गैर सरकारी संगठनों कर्सन वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोला जाता है। तो इसमें 125 देशों में भारत का 111वां स्थान है, जबकि 2022 की रैंकिंग की बात करें तो भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा है। ताजा रैंकिंग में भारत का जो स्कोर है वो 28.7 है, जो भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% बताई गई है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान की 102वीं रैंक, बांग्लादेश की 81वीं रैंक, नेपाल की 69वीं और श्रीलंका की 60वीं रैंक बताई गई है। दोस्तों, इस रैंकिंग में टॉप 20 देशों में बेलारूस, बोस्निया हर्जिगोनिया, चाइना, हंगरी और एस्टोनिया जैसे देश शामिल हैं। मध्य अफ्रीकी गणराज्य 125वें स्थान पर है, मेडागास्कर 124वें और यमन 123वें स्थान पर है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा माइकल डगलस को। तो बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता हैं माइकल डगलस, तो उन्हें 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और दोस्तों, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका 54वां संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, काजू या कर्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह गोवा राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, गोवा के काजू को अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। काजू की अगर हम बात करें तो यह मूलतः लैटिन अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्राजील से दुनिया में फैला हुआ है और काजू के पौधे 16वीं शताब्दी में यानी 1570 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा लाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो अजय ऑपरेशन चलाया है। तो देखिए दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष हो रहा है, वहां से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? तो जो गंगा डॉल्फिन है ये उत्तर प्रदेश सरकार का अब जलीय जीव बन चुका है और इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियली तौर पर गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनेस्टा गैंगेटिका है और ये जो गंगा डॉल्फिन है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ नदियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह उत्तराखंड राज्य में लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगा। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के द्वारा युवा उत्तराखंड ऐप को भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा तंजानिया। तो तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, वो भारत की यात्रा पर आई थी। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से बातचीत की है, तो रक्षा, समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है और रक्षा सहयोग को लेकर के एक समझौता भी हुआ है। दोस्तों, तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, उन्हें JNU के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। तंजानिया की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, डोडोमा इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, उपराष्ट्रपति हैं फिलिप मपांगो और यहाँ की जो करेंसी है वो है तंजानिया शिलिंग। अगला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं?
तो भारत ने 107 मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स 2023 की बात करें तो यह इसका 19वां संस्करण था। इसका आयोजन हांगझाऊ शहर चाइना में किया गया है। इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया था। शुभंकर, कोंग, लियान लियन और चेन थे। एशियन गेम्स का जो पहला संस्करण है ये 1951 में किया गया था और 2026 के जो एशियन गेम्स हैं वो आईची और नागोया शहर जापान में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना एशियाड कैंपेन 107 मेडल के साथ खत्म किया है और ये भारत का एशियन गेम्स में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी अब तक किसी भी एशियन गेम्स में भारत ने 100 या 100 से अधिक मेडल नहीं जीते थे। इससे पहले 2018 में भारत ने 70 मेडल जीते थे। मेडल टैली की बात करें तो एशियन गेम्स में चाइना पहले स्थान पर रहा है 383 मेडल के साथ, जापान दूसरे, साउथ कोरिया तीसरे, भारत चौथे और 5वें स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यू जर्सी में। तो दोस्तों, बोचासनबासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसे BASP बोला जाता है, उसके द्वारा 8 अक्टूबर 2023 को अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया है और यह मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में स्थित है और यह मंदिर 185 एकड़ में फैला हुआ है और यह अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण की जो शुरुआत है वो 2011 से की गई थी और इसके निर्माण में 12,500 लोगों ने स्वयं सेवक के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन है, नोकिया ने 6G लैब सुविधा किस शहर में खोली है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो दोस्तों, नोकिया के द्वारा बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो याद रखिएगा, नोकिया के द्वारा 6G प्रयोगशाला या लैब बेंगलुरु शहर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा 3। तो राजस्थान में अभी 3 नए जिले बने हैं। उनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। तो इस प्रकार से अब राजस्थान में जिलों की संख्या 53 हो गई है। कुछ समय पहले राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा सम्मान से अभी हाल ही में जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है और दोस्तों, यह जो सम्मान है ये नीदरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है और जोइता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस की जियो मार्ट ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। तरुण सोबती नौसेना के उप प्रमुख बने हैं, ये अभी हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं। और KN शांता कुमार PTI बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। डॉक्टर दिनेश दास UPSC के सदस्य बने हैं। सौगत गुप्ता ASCI के अध्यक्ष बने हैं और मनीष देसाई PIB के प्रमुख बने हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। तो ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं नरगिस मोहम्मदी, तो उन्हें 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी ने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज़ उठाई है, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के अन्य विजेताओं की बात करें तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है ये कैटलिन कारिको और ड्रू बीचमैन को प्राप्त हुआ है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पियरे एगस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एनी एल हुलियर को प्राप्त हुआ है। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बाबेंडी, लुई ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो को प्राप्त हुआ है, जबकि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोसी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का ईरानी कप 2023 किसने जीता है? तो शेष भारत ने जीता है। तो दोस्तों, शेष भारत ने सौराष्ट्र को हरा करके 30वां ईरानी कप अपने नाम किया है और यह जो मैच है ये 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक राजकोट में आयोजित किया गया था। दोस्तों, जो हनुमा बिहारी थे वो शेष भारत का नेतृत्व कर रहे थे और जो जयदेव उनादकट थे वो सौराष्ट्र की कप्तानी कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम है सुधा मूर्ति। तो दोस्तों, इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है सुधा मूर्ति। तो उन्हें टोरंटो कनाडा में इंडो कनेडियन समारोह में
कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत $50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को जातीय गणना के आंकड़े जारी किए हैं और वो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, इस गणना में अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.12% बताया गया है। तो ये थे दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये बताना है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।